हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स। इस वीडियो के साथ मैं आपको डिस्कस करने वाली हूं OIDAR सर्विसेज के बारे में। तो OIDAR सर्विसेज मतलब जब आप ऑनलाइन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज देते हैं, स्पेसिफिकली वो लोग जो इंडिया के बाहर से इंडिया में अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दे रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाए गए हैं GST के अंदर। मैं क्यों ये डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे आउटसाइडर्स को ये पता ही नहीं होता और वो रजिस्ट्रेशन लेते ही नहीं है। और कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपके भी कोई ऐसे क्लाइंट है जो आपको अप्रोच करते हैं, तो जनरली इसके बारे में जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है। तो OIDAR से मतलब ये है कि जो ऑनलाइन डेटा एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो ऑनलाइन मीडियम से दी जा रही है। इसकी डेफिनेशन भी हम लोग देखेंगे क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टॉपिक पे है, तो बाकायदा जो लॉ के इसके प्रोविजंस हैं वो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगी। तो इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि कब कब OIDAR के केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो इंडिया में फॉल करता है। अब अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में फॉल करेगा तो यानी कि वो इंडिया में इम्पोर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में फॉल नहीं करता और जो सप्लायर ऑफ सर्विस है वो भी इंडिया में नहीं है, तो इसका मतलब दोनों चीज़ें बाहर हैं, तो फिर उसकी टैक्सेबिलिटी इंडिया में आएगी ही नहीं। ये भी ध्यान रखना है। तो यानी कि यहाँ पे जो सेक्शन 13 है जो प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करता है वो भी रिलेवेंट हो जाएगा, सेक्शन 13 IGST एक्ट का। और सेक्शन 24 जो हमें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात करता है वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो यहाँ पे ये कर रहा है कि वो कहता है कि जहाँ पे आप OIDAR सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंडिया में किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को, यानी किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो आपको इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब वो कहेंगे कि भाई हमारी तो इंडिया में कोई प्रेजेंस ही नहीं है तो हम रजिस्ट्रेशन क्यों ले, तो वो कह रहे हैं कि आपको एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा इंडिया के अंदर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इंडिया के बाहर से बैठ के आप इंडिया के लोगों को सर्विस दें। तो बोल रहे हैं कि भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं अगर इंडिया में किसी इंसान को कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो मैं दिक्कत क्या है। तो ये क्लियर किया गया है लॉ मेकर के द्वारा कि दिक्कत हमें ये है कि अगर इंडिया में बैठ के कोई इंसान वो सर्विसेज इंडिया के बंदे को बेचता तो हम उस पर टैक्स चार्ज करते, राइट। हम उसको बोलते कि भाई इस पर टैक्स चार्ज करो। तुम इंडिया के बाहर बैठ के इंडिया के बंदे को सर्विसेज बेच रहे हो और उस पर टैक्स नहीं चार्ज हो रहा, तो एक तो बाहर से इंपोर्ट हो रही है चीज़ इंडिया के अंदर और ऊपर से उस पर टैक्स लाइबिलिटी नहीं। तो जो हमारा डोमेस्टिक सप्लायर है वो तो इस तरीके से एक लॉस मेकिंग पोजीशन में आ गया इन कंपैरिजन टू आउटसाइडर। अब होगा क्या, उसको तो वही चीज़ 118 रुपये की बेचनी पड़ेगी, आपसे 18 रुपये टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, और जो इंडिया के बाहर है वो आपको आराम से 100 रुपये की देगा। तो इससे तो हमारा जो इंडिया का बिजनेस है वो डाइवर्ट होकर उल्टा इंडिया के बाहर टर्न अराउंड करेगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, हम दोनों को एक पैरिटी पे लेके आएंगे। तो जैसे इंडिया के अंदर बैठा हुआ सर्विस प्रोवाइडर टैक्स पे कर रहा है, आपको भी करना पड़ेगा। अच्छा, बाकी सर्विसेज पे अप्लाई क्यों नहीं होता? बाकी सर्विसेज पे अप्लाई नहीं होने का रीज़न ये है कि बाकी सर्विसेज के लिए हमें कोई ना कोई लोकेशन, कोई प्लेस बनाना पड़ेगा। जैसे इंडिया के बाहर का कोई पर्सन है, अगर वो इंडिया में सैलून खोलता है तो इंडिया में उनको एक सैलून ओपन करना पड़ेगा ना, एक प्लेस रेंट पे लेना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते होंगे। लेकिन जब आप ऑनलाइन सर्विसेज देते हो तो वहाँ पे आपको इंडिया में एग्जिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी तरह आराम से बैठ के दे सकते हो। तो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं भैया, आपको ही सर्विसेज देनी है तो इंडिया में रजिस्ट्रेशन लो, जैसे हमारा इंडिया वाला बंदा टैक्स पे करता है वैसे आप टैक्स पे करो, तभी आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे जो प्रोविज़न है, पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि OIDAR से मतलब क्या है। डेफिनेशन सबसे पहले इसकी देखते हैं। सेक्शन 217 ऑफ IGST एक्ट इसको डिफाइन करता है और ये कहता है कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज मीन्स द सर्विसेज हुज डिलीवरी इज मेडिएटेड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी over the internet or an electronic network and the nature of which renders their supply essentially automated and involving minimal human intervention and impossible to ensure in the absence of information technology includes electronic services such as, कुछ उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए जैसे एडवर्टाइजिंग ऑन इंटरनेट, प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ ई बुक्स, मूवीज, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर एंड अदर इंटेंजिबल थ्रू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और इंटरनेट, providing data information retrieval or otherwise to any person in electronic form, online supply of digital content like movie, television shows and music, digital storage and online gaming। अच्छा, अब ये है क्या, इसके ना कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से हैं इस डेफिनेशन के जो आपको ध्यान रखने हैं। पहली चीज़ तो ये कि दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं, एक तो वो जो ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है, और एक वो जो हो ही ऑनलाइन सकती है, राइट। जैसे गेम, अब मैंने आपको कोई गेम बना दिया तो वो गेम तो आप ऑनलाइन ही खेल सकते, जैसे PUBG आप ऑनलाइन खेल सकते हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि PUBG की चीज़ें मैं ऑफलाइन लेके आपको ऑफलाइन खिला दूँ, राइट। आपको कैंडी क्रश है वो आप ऑनलाइन ही खेल सकते हो।
लाइक जैसे लूडो है, लूडो आप 4 लोग साथ में बैठ के तो खेल सकते हो, लेकिन अगर आपको वैसे वाला खेलना है किसी भी रैंडम पर्सन के साथ, तब तो आपको ऑनलाइन ही खेलना पड़ेगा। तो यानी कि जो इस तरीके की चीज़ें हैं जिनमें मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन है। जब आप गेम खेलते हो तो आपको किसी इंसान के साथ कुछ इंटरवीन करना पड़ता है? कुछ भी नहीं करना पड़ता। यानी कि आप सिस्टम से, टेलीकम्युनिकेशन से, इंटरनेट के थ्रू ही वो सारी की सारी सर्विस डिलीवर हो पा रही है और उसके अंदर मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन है। यानी कि आपको ये देखना है कि कितनी वो ऑटोमेटेड है और उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, तो उसको हम OIDAR बोलेंगे। जैसा OIDAR देख के लगता है कि सिर्फ डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल, सिर्फ उतना नहीं है, उसका मीनिंग थोड़ा सा उससे ब्रॉड है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे आप डेटाबेस रिट्रीव करते हो, कैसे? आप शादी.com पे हो, आप टिंडर पे हो, तो उनका डेटाबेस जो बना हुआ है आप उसको रिट्रीव कर रहे हो, ठीक है। जैसे बहुत सारे हमारी गेम्स हैं, आप उसको डाउनलोड कर रहे हो, आप ई-बुक डाउनलोड कर रहे हो, आप नेटफ्लिक्स देखते हो, तो जो आप नेटफ्लिक्स देखते हो तो क्या होता है, उनके जो शोज़ हैं आप उनको ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हो। इज़ इट पॉसिबल कि आपको ऑफलाइन कर सकें वो चीज़? मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन। आपने सब्सक्रिप्शन किया, परचेज़ किया, आपको एक्सेस मिला और आपने, जैसे हमारी कंसल्टीज़ के कोर्सेज़, आप कंसल्टीज़ के कोर्सेज़ में क्या करते हो? आपने गए GST का कोर्स बाई किया, आपको इंस्टेंट एक्सेस मिले, आपने देखना शुरू कर दिया, ठीक है। मान लीजिए अपनी लिटिगेशन वाला कोर्स है, जो भी हमारा रिसेंटली इंग्लिश कम्युनिकेशन वाला कोर्स है, तो काफ़ी सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, काफ़ी सारे यंगस्टर्स हैं जिनको इंग्लिश कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, प्रोफेशन में अपग्रेड नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से वो उसको देख रहे हैं। तो वो कैसे करते हैं? परचेज़ किया, देखना स्टार्ट किया, ख़त्म। हम लोग को पता भी नहीं चल रहा है कि कौन कब परचेज़ कर रहा है, उसको वॉच कर रहा है। मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जैसे आप अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो आप मान लीजिए स्काइप पे या कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करके लाइव क्लास ले रहे हो, तो वहाँ पे मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हुआ, वहाँ पे ह्यूमन को उस समय प्रेजेंट होना पड़ा। तो इसलिए अगर आप CBSE का फ्लायर भी देखेंगे तो वो कहते हैं कि कोई लाइव क्लास ले रहा है तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड क्लास को प्ले करा रहे हैं तो वो हमारा OIDAR के अंदर कवर होगा। तो अब उनको करना क्या पड़ेगा? तो ऐसे लोग जो इंडिया से बाहर रह के किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को OIDAR सर्विसेज दे रहे हैं, उनको इंडिया में अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करके उसको रजिस्ट्रेशन दिलवाना पड़ेगा और उस पर उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके लिए एक सेपरेट फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन का, और साथ ही इनकी एक सेपरेट रिटर्न भी होती है जो उनको फाइल करनी पड़ती है। तो ये हमारा डिस्कशन था OIDAR सर्विसेज के बारे में। अगर आपका इसका कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी आपका कमेंट है, आपको कोई इस तरह के क्लाइंट से डील करना पड़ रहा है या आप खुद ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि जितने आंसर्स मैं कर सकती हूँ उतने मैं करूँ। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं क्लोज़ कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप GST डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं 3B के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू, और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगिनर्स के लिए, आप वो वाला कोर्स GST का ज्वाइन कर सकते हैं।